भगवति गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे देवी सुरेश्वरी भगवति गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिरास्तां तव पद कमले अलकानंदे परमानंदे कुरु करुणामयि कातरवन्द्ये तव तटनिकटे यस्य निवासः खलु वैकुण्ठे तस्य निवासः। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं। आपको कलम के बारे में, जो आप प्रभा खेतान फाउंडेशन का एक पहल है कलम, इसके बारे में आपको थोड़ा बताती हूँ। कलम, इसका लक्ष्य हिंदी साहित्य को लोकप्रिय बनाना है। कलम लेखकों और साहित्य प्रेमियों को संवाद के माध्यम से सीधे जोड़ने का एक मंच प्रदान करते हैं और हिंदी भाषा को मजबूत करने में मदद कर रहे हैं। आज हमारे मुख्य अतिथि श्री आलोक श्रीवास्तव जी हैं। आलोक श्रीवास्तव जी एक भारतीय कवि, गीतकार और पत्रकार है। उनकी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित रचनाओं में आमीन एक कविता संग्रह और आफरीन एक कहानी संग्रह दोनों राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। आलोक जी की रचना ने उनके कार्यों के लिए कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय पुष्किन पुरस्कार और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा दुष्यंत कुमार पुरस्कार शामिल है। आज ही हमारे वार्ताकार है नागपुर की एक एहसास वुमन मोनिका भगवावर, जो इनके साथ वार्तालाप करेंगी। आलोक जी एक रिश्तों के कवि के नाम से जाने जाते हैं, तो मैं आप सभी गेस्ट का एक तहे दिल से एक राउंड ऑफ अप्लॉज चाहूँगी हमारे गेस्ट आलोक जी और मोनिका जी का स्टेज पे बुलाने के लिए। प्लीज़ आइए। A very, very warm welcome to you, Alok ji, and to each one of you. This is a very, very august gathering. और इतने पहुँचे लोग हैं, इतने पहुँचे हमारे गेस्ट हैं। आप सबके सामने बोले, मुझे थोड़ी हिचक हो रही है आज, but I will do my best and thank you for being with us today. सबसे पहले हम अब शुरू कर देते हैं प्रश्न उत्तर का सिलसिला, बिकॉज मेरी आवाज़ कम होनी चाहिए, इनको सुनने के लिए बहुत ज़्यादा लोग उत्सुक हैं। सब सर भी हिला रहे हैं। पहुँचे हुए लोग हैं। So without wasting any more time, आलोक जी, सबसे पहले आपकी हालिया उपलब्धि पर बात करते हैं। हरिहरन जी के साथ आपका बड़ा ही प्यारा गीत आया है, समझा तो कर। तो मैं देख रही थी कि आपका फिल्म लेखन भी इल्म के दायरे से बाहर नहीं जाता, चाहे वो जगजीत सिंह की गाई आपकी गज़लें हों, पंकज उधास साहब, उस्ताद रशीद खान, महानायक अमिताभ बच्चन के साथ काम हो, सब कुछ बड़ा गंभीर, बड़ा ही संजीदा है। बताएं इसके बारे में। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया, प्रभा खेतान फाउंडेशन का शुक्रिया, आप सबकी मौजूदगी का शुक्रिया। यहाँ बहुत सारे चेहरे मेरे अपने घर के और जाने पहचाने भी हैं, उनका भी शुक्रिया, वो सब आए। प्रभा खेतान फाउंडेशन के कार्यक्रमों में अक्सर जाना होता है और मैं जब भी जाता हूँ तो बहुत सारा प्यार पाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपके लिए कि तुम्हारे पास आते हैं तो सांसें भीग जाती हैं, मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं। तेरे एहसास की खुशबू हमेशा ताज़ा रहती है, तेरी रहमत की बारिश से मुरादें भीग जाती हैं। अब आपके सवाल पे आते हैं और आपके सवाल का उत्तर देने के लिए मैं अपने शहर विदिशा चलता हूँ। तो एक छोटी सी कहानी मुझे आपके सवाल से याद आई, और एक तो आपके सवाल बड़े डरा रहे हैं क्योंकि सब लिखे हुए हैं और इतने बड़े बड़े सवाल हैं कि मैं जवाब कैसे दूंगा। एक छोटा सा किस्सा है विवेकानंद के जीवन का। विवेकानंद शिकागो में स्पीच दे रहे थे, वो जो हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वाली स्पीच के बाद की बात है। तो सारे लोग सुन रहे थे स्पीच को बड़ी तन्मयता से। एक शख्स जो सबसे आगे बैठे हुए थे वो विवेकानंद को सुन नहीं रहे थे, वो कुछ ड्राइंग बना रहे थे और विवेकानंद जो थे वो बड़े डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे कि सारे लोग बड़ी तन्मयता से बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, ये एक शख्स मुझे सुन नहीं रहा है।
जब उनकी स्पीच खत्म हुई तो वो शख्स सबसे पहले उनके करीब आया और उनका भी ध्यान आकर्षित हुआ। तो विवेकानंद ने पूछा कि आप मुझे सुन नहीं रहे थे, आप क्या कर रहे थे? तो उसने बगैर कोई जवाब दिए वो ड्राइंग दिखाई। तो उसमें विवेकानंद थे, माइक था और उनके पीछे उनसे 10 गुना बड़े स्वामी रामकृष्ण परमहंस की तस्वीर बनी हुई थी। तो विवेकानंद जो है वो चौंके कि ये तो बैकड्रॉप में कहीं है नहीं, यू नो हिम, तुम जानते हो इनको? तो उसने कहा जी नहीं, मैं नहीं जानता। तो विवेकानंद ने पूछा कि तुम इससे पहले कभी देखा हो, मिले हो? क्योंकि तस्वीरों का तो वो दौर था नहीं, व्हाट्सएप का दौर तो था नहीं, तो देखा कैसे? तो जो उस व्यक्ति ने जवाब दिया वो आपके सवाल का जवाब है कि उसने कहा कि जिस वक्त आप बोल रहे थे तो ये मुझे पीछे दिख रहे थे। तो जिस वक्त आप बोलते हैं, लिखते हैं, तो आपकी पूरी तहजीब आपके पीछे बोलती है, दिखती है और वही आपके काम में नज़र आती है। तो आपने जो सवाल किया है उसके जवाब के बदले में ये कहानी तो थी ही, साथ ही छोटी सी बात ये थी कि मैं जिस शहर से आता हूँ और जिस परिवार से आता हूँ, वो परिवार पूरा का पूरा और वो शहर पूरा का पूरा हिंदी उर्दू की तहजीब का शहर है। भोपाल बहुत नज़दीक है, हम लोग दौड़ दौड़ के भोपाल चले जाते थे अपना स्कूटर उठा के या गाड़ी लेकर, कैसे भी। यहाँ मेरे बड़े भाई की तरह हैं नीरज श्रीवास्तव जी, वो बैठे हैं। मेरी बचपन की दोस्त हैं अमिता रानू, हम कहते थे उनको, वो बैठी हैं। तो ये लोग सब प्रमाण देंगे कि हमारे विदिशा में, मतलब हम जो भी हैं, ये समझिए कि एक शहर की तहजीब है, एक पूरा का पूरा कल्चर जो परिवार में था। माँ बहुत अच्छी, चूँकि वो भोपाल से थी तो बहुत अच्छी उनकी उर्दू थी, मेरे वालिद की बहुत अच्छी उर्दू थी। मेरे भाई जो दिवंगत हो गए 2 वर्ष पहले, आनंद श्रीवास्तव, वो बहुत बड़े गीतकार थे, हमारे प्रदेश में और देश में उनका नाम था। तो ये सारा वातावरण और विदिशा की अपनी जो साहित्यिक आबो हवा है वो ऐसी रही कि मैं हमेशा से उसी की एक उसमें कहना चाहिए कि उसकी धनक के सारे जो रंग हैं इंद्रधनुष के, वो मेरी तहजीब का हिस्सा बने। और जो सवाल आपने किया उसमें मैं बड़ा फॉर्चुनेट फील करता हूँ ख़ुद को कि जगजीत जी हों या पंकज भाई हों या रशीद ख़ान साहब नहीं है, वो उस्ताद राशिद ख़ान साहब हैं, सुन लेंगे तो बहुत डांटेंगे कि तुम्हारी मौजूदगी में मेरा नाम गलत तो उस्ताद राशिद ख़ान साहब हों, रेखा जी हों, सर हों, बच्चन सर हों या आशू भाई हों, इन लोगों ने वो गाया या पढ़ा जो मेरी अपनी रचना धर्मिता का हिस्सा था। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैंने फिल्मों में भी वो लिखा या फिल्मों में भी वो काम गया जो मेरी किताब में पहले था। या जैसे अभी हाल में रहमान सर के साथ जो रहमान सर ने फिल्म प्रेजेंट की है अटकन चटकन, उसमें जो गाना शिवमणि जी ने और रूना रिजवी ने जो किया है, वो गाना भी ऐसा था कि मैंने पहले माँ के ऊपर एक पोयम लिखी। वो कंपोजिंग, वो कोविड का दौर था, हम लोग कोई मिले नहीं थे, शिवमणि जी, मैं, रूना, रहमान सर सब उस पर थे, कॉल्स पर थे। और वो गाना भी ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा नहीं तुम पहले पोयम लिखो, एंड देन वो जो आपने सुनी अभी, हुआ जब जब अकेला मैं मुझे तू याद आई माँ, वो पोयम मैंने पहले लिखी सिचुएशन पर। और ये कोई मैं नया काम नहीं कर रहा हूँ, हम जिन क्लासिक्स को अपने फॉलो करते आए हैं, कैफ़ी साहब हों, साहिर हों, मजरू साहब हों, ये लोग सब पहले सिचुएशन पर लिखते थे। शैलेंद्र हों, सिटिंग्स होती थी, पहले सिचुएशन पर पोएट लिखता था, उसके बाद कंपोज होता था। अब उल्टा हो गया है, अब कंपोज़र पहले कंपोज करता है, फिर कहता है इस पे भर दीजिए ज़रा। तो वहाँ आपको पोएट सुनाई नहीं देता, या सुनाई भी देता है तो वो फिर उतना दक्ष होना चाहिए जितने दक्ष गुलजार साहब हैं आज के दौर में या जावेद अख्तर साहब हैं। तो पोएट्री जो है अगर पहले लिखी गई है तो वो फिर अपनी पूरी संजीदगी के साथ, अपने पूरे इंटेंसिटी के साथ आप तक पहुँचेगी। शायद ये वजह है कि मेरा बैकग्राउंड और ये सही। तो ये जवाब सही था। 10 में से नंबर कितने हुए? आप बिल्कुल अच्छे, ऑडियंस आपको ताली दे बताइए, तो पूरे नंबर आपको मिल गए हैं। तो चलिए आलोक जी, अभी हाल में जावेद अख्तर साहब ने खास आपके लिए कहा कि आप हिंदी उर्दू दोनों ज़ुबानों खुद बढ़िया लिखते हैं, तो आपको फिर ये कैसा लगता है सुनकर? देखिए, इस दौर में सबसे ज़रूरी है, हमारे दोस्त यहाँ शायर बैठे हुए हैं, समीर कबीर साहब, इस दौर में बहुत ज़रूरी है कि जब चीज़ें दरक रही हों तो कोई ऐसा शख्स हो
जो दो तहजीबों के बीच में पुल बनाता हो। तो मेरी खुशकिस्मती है कि अगर वो जावेद साहब ने या गुलजार साहब ने जो कहा या नामवर जी ने जो कहा, वो उस बात के लिए कहा कि जहाँ मैं दो तहजीबों को जोड़ सकूं, हिंदी और उर्दू को मैं एक कर सकूं। और मैं हमेशा कोशिश भी यही करता हूं कि एक ऐसी ज़बान हो जो पूरी तरह से हिंदी ना हो, पूरी तरह से उर्दू ना हो, अगर पूरी तरह से हिंदुस्तानी है तो वो मेरी कामयाबी है। पर एक्चुअली उर्दू एक इतनी खूबसूरत लैंग्वेज है, उसका बोलने का लहजा, सुनने का, इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। एंड आई थिंक इस जनरेशन में इतना नहीं है कि वो इन्जॉय कर सके उर्दू को। तो मैं तो यही लगता है कि वी शुड हैव अ प्रॉपर क्लासेस जैसे होता है ना ऑप्शंस, यू शुड डू संस्कृत और फ्रेंच, उर्दू भी आनी चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल आनी चाहिए। सारी ज़बानें जो हैं वो हिंदुस्तान की ही हैं और हिंदुस्तान से ही निकली हैं। हमारे एक बड़े क्लासिक हुए, बड़े कवि हुए शमशेर बहादुर सिंह, उनका एक शेर भी है कि वो अपनों की बातें वो अपनों की खुशबू, वो अपनों की बातें वो अपनों की खुशबू, हमारी ही हिंदी हमारी ही उर्दू। नाइस। सो आलोक जी, आपकी ये पुस्तक जो अभी काफ़ी चर्चा में है, आमीन, जिसके कई संस्करण राजकमल प्रकाशन से छपकर आए हैं और अब इसे बहुत ही सुंदर रंग रूप में पेंगुइन पब्लिकेशन ने छापा है, जिसकी चंद ही रोज़ में हज़ारों कॉपीज सेल हो गई। उसमें देखा कि हिंदी आलोचना के शीर्ष आलोचकों में एक डॉक्टर नामवर सिंह जी ने आपको दुष्यंत की परंपरा का आलोक कहा है। मेरा सवाल आपसे यही है, इस परंपरा का आरंभ कैसे और कहाँ से हुआ? वो कौन सा लम्हा था जब आपने ये तय किया कि आप लेखक ही बनेंगे? वो एक पिताजी की बहुत ज़बरदस्त पिटाई थी जो बचपन में पड़ी थी। हम लोग मुशायरा सुनने भोपाल चले गए थे और इसका थोड़ा सा जो जवाब है वो तफसील से है, क्योंकि तफसील से नहीं दूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि वो पैशन आया कहाँ से। तो हमारे विदिशा में, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया, कि बड़ी तहजीबी आबो हवा बहुत स्ट्रॉन्ग थी। बाबा नागार्जुन आते जाते रहते थे। हम जब बड़े हुए तो हमने कई शलभ श्री राम सिंह जी को देखा, कैफ भोपाली साहब को हमने बहुत बचपन में सुना है अपने शहर में। तो होता ये था कि वो एक चस्का था, और जिस एज में, जिस उम्र में हमारी उम्र के बच्चे धूप में खेलते थे, हम कैसेट्स लेकर आते थे जगजीत जी के, मेहदी हसन साहब के, फरीदा खानम के, और उनको वो उस वक्त, मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे मिड 80s की, तो उस वक्त ज़्यादा स्टूडियो वगैरह तो होता नहीं था। तो आपकी उम्र क्या होगी उस समय? वो मैं क्यों बताऊँ, हद होती है। ताकि हम समझ सकें कि आपकी एकदम से इतनी रुचि इस तरफ हुई। तो हाँ चलें, कॉलेज में होंगे, कॉलेज हाँ में मैं अभी आएगा वो किस्सा भी आएगा। तो चलिए बता देता हूँ आपकी खुशी के लिए, उस वक्त मैं 15-17 बरस का था। तो ये मिड 80s की बात कर रहा हूँ, तो अब आप मेरी उम्र का अंदाज़ा लगा लीजिए। अब मेरी त्वचा से मेरी उम्र का अंदाज़ा लगता हो या ना लगता हो, आप लगा लीजिए। आप बेफिक्र रहिए, आप हमसे बहुत छोटे हैं। तो हम लोग वो जो कैसेट्स आते थे मार के इधर से उसको लूज़ करते थे, तो हम मटके से, बड़े से मटके में वो स्पीकर उल्टा करके सब ने रखे होंगे स्टीरियो लेने के लिए, तो वो सुना करते थे, और उससे हमको एक शौक़ लगा। ये शौक़ बाद में बहुत संजीदा हो गया अदब के लिहाज से। कुछ दोस्त मिले जिन्होंने फिर गाइड किया, तो सोचते थे कि कभी ऐसा लिखें कि मेहदी हसन साहब गाएं, कभी ऐसा लिखें कि जगजीत जी गाएं, कभी ऐसा लिखें कि बच्चन साहब पढ़ें। ये सब 15 साल की उम्र में आपके? ये 17 बरस की उम्र में बिल्कुल थॉट क्लियर था, एकदम थॉट क्लियर था। और घर में सब नौकरी पेशा थे, 3 भाई बड़े अच्छी सर्विसेज में थे, माँ गवर्नमेंट ऑफिसर थी, मेरे फादर रिटायर हो चुके थे, वो भी एग्रीकल्चर में बहुत बड़े ऑफिसर होकर रिटायर हुए थे। तो एक दफ़ा ये हुआ कि बहुत बड़ा मुशायरा हुआ हमारे रविंद्र भवन में, तो हम सुनने सुनाने चले गए। उसमें सब आए हुए थे, मजरू साहब थे, कैफ़ी साहब थे, बड़े बड़े। तो जब लौटे तो जाहिर सी बात है 12-2 बजे उस वक्त मुशायरे ख़त्म होते थे। लौट के आए तो जो इस्तकबाल है वो बहुत ही बेहतरीन इस्तकबाल हुआ। दरवाजे पे पिताजी ने दरवाज़ा खोला। दूसरे दिन सुबह जो है वो सांवले से लाल पीले हो चुके थे और माँ के सामने गए, और चूँकि वो थी एक मोटिवेटर भी थी, और उर्दू से या तहजीब से, ज़बान से, भैया घर में कविताएं करते थे, गीत कहते थे, आनंद श्रीवास्तव।
तो वो एक तहजीब तो बनी हुई थी, पर फादर का जो वो था, एतराज़ था, वो गलत नहीं था उस वक्त कि भाई पढ़ लिख लो, कायस्थ परिवार में हो, तहजीब तो तुम्हें आ ही जाएगी। उनको ये कॉन्फिडेंस था कि तहजीब तो तुम्हें आ ही जाएगी, तमीज़ तो तुमको आ ही जाएगा, पहले पढ़ लिख लो, ये पढ़ने लिखने की उम्र है। तो उस लिहाज से वो भी सही थे। तो मैं अपनी माँ के पास गया और मैंने अपनी माँ से कहा कि देखिए, ये मुझे चाहे मारें, पीटें, रोकें, लेकिन मैं बड़ा होके राइटर ही बनूंगा और एक दिन मेरी गज़लें जगजीत सिंह गाएंगे। वाह। तो ये कॉन्फिडेंस था और माँ ने कोई ज़्यादा तमहीद नहीं की, उन्होंने कहा कि आमीन, और वही ये पहली किताब का नाम है। नाइस, दैट्स द थिंग। ओके, बड़ा बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के, बहुत ही बढ़िया। सो आलोक जी, आप अपनी पीढ़ी के उन नामों में से हैं जो साहित्य में तो अपना एक मकाम रखते ही हैं, फिल्मों के लिए भी लिखते हैं। इन दोनों जॉनर में काम करते हुए कोई कभी आपको दिक्कत तो महसूस नहीं हुई? देखिए, मैंने अभी इससे पहले भी आपसे एक बात कही थी कि मुझे दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरी जो तालीम है वो उस तरह की थी कि जहां आप अदब की तरफ पहले जाते हैं, और जब आप ऐसे किसी जॉनर में जा रहे हों जहां आपकी अपनी तैयारी ठीक ठाक हो, आपके बुज़ुर्गों ने आपको ठीक ठाक तहजीब दी हो, ठीक ठाक पढ़ाया हो, तो दिक्कत नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ एक प्लस पॉइंट ये रहा कि मेरा जो पैशन है वही मेरा पेशा बना, और जो मेरा पेशा है वही मेरा पैशन है। तो जो पेशा और पैशन का जो एक कॉम्बिनेशन है, उसने ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलों को आसान किया, बहुत सारी दिक्कतें। हाँ, अभी भी कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी धुन आ जाए जो समझ में नहीं आए तो मैं अपने सीनियर से पूछ लेता हूँ। अभी जब मैंने शिव तांडव स्तोत्र किया तो आप शायद यकीन नहीं करेंगी कि आशू भाई को सुनाने के बाद मुझे डाउट आया कि पता नहीं ये बहर वहर इसकी ठीक ठाक है या नहीं। तो मैं जावेद अख्तर साहब के पास गया। हम लोग उस वक्त अमेरिका से लौटे थे, 2 बरस का हमारा 2 महीने का हमारा टूर था जावेद साहब का और हमारा। तो जब हम लौटे तो हमने कहा, जावेद साहब ये शिव तांडव, अब वो ठहरे घनघोर एथिस्ट, कह लगे तुम अजब पाप में डाल रहे हो शिव तांडव स्तोत्र जो है। तो मैं कभी कभी अपने सीनियर्स से पूछने में, इस्लाह लेने में और परामर्श लेने में अपने आप को बड़ा ऐसा छोटा महसूस नहीं करता, बल्कि ऐसा लगता है कि नहीं, एक तालिबे इल्म हूँ और मुझे अभी भी इदारों में जाना चाहिए, संस्थाओं में जाना चाहिए सीखने के लिए। तो ये बड़े बड़े इदारे खुले हुए हैं और हमारी खुशवक्ती है, खुशकिस्मती है हमारी कि हमारे पास ऐसे लीजेंड्स हैं कि जिनकी उंगली पकड़कर हम चले हैं, जिनकी रचनाएं सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं। तो हमारी तो खुशकिस्मती है कि एक दौर था, देखिए अभी बातों में मुझे याद आया कि जिस मुशायरे पर मुझे मार पड़ी थी, उस मुशायरे में मैं जावेद साहब को सुनने गया था, और अभी पिछले 2 बरस पहले मैं जावेद साहब के साथ ही 2 महीने के लिए अमेरिका के मुशायरे पढ़ के आया हूँ। तो ये एक ट्रांजिशन जो है आप अपनी शिद्दत से तय करते हैं, बड़ों की दुआओं से। कायनात से शाहरुख खान जो डायलॉग बोलते हैं कि पूरी कायनात, हाँ, वो शाहरुख साहब का नहीं है, वो एक अंग्रेज़ी के ऑथर का है, फिल्म के राइटर ने मारा है वो। हाँ, वो कि जब आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात भी उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। मैं शाहरुख खान नहीं हूँ इसलिए नहीं कह सकता ठीक है। मैंने ये ज़रूर कहा था, जो जगजीत जी ने गाया भी है, कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। नाइस, वेरी नाइस। सो लगभग 3 दशक की आपकी यात्रा, इस यात्रा में कई किस्से होंगे, उनमें से कोई किस्से बताइए जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी, फिल्मी ज़िंदगी और इल्मी ज़िंदगी से जुड़े हों। दैट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, आई मस्ट से। या फिल्मी ज़िंदगी तो मेरे ख्याल से ये जो जिन्होंने शोरील बनाई है हमारे दोस्त हैं, उन्होंने लगभग आधी से ज़्यादा जो काम है वो कवर कर लिया है, सारा तो नहीं है ये। इल्मी ज़िंदगी में एक वाक़या है और वो बड़ा दिलचस्प है। जब आमीन शाये हो रही थी, प्रकाशित हो रही थी, तो गुलजार साहब ने उस पर लिख दिया था। तो मैं उस वक्त दिल्ली में हुआ करता था, टेलीविज़न में नौकरी करता था, भोपाल से चला गया था दिल्ली। तो हुआ ये कि मुझे ऐसा लगता था कि हिंदी गज़ल को उर्दू गज़ल या उर्दू के एक बड़े जो रोशनी के मीनार हैं गुलजार साहब, उन्होंने आमीन पर लिख दिया था। मेरा बड़ा मन था कि
कमलेश्वर जी की और दुआ मिल जाती तो ये मजमुआ जो है मुकम्मल हो जाता। तो मैंने अपने चैनल से ही कमलेश्वर जी का नंबर निकाला कहीं से और उन्हें फ़ोन किया और मैंने कहा मैं आलोक श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। तो वो 3 सेकंड के लिए रुके और बोले कि अब आपको अपना नाम बताने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा सर ये मेरी खुशकिस्मती है और मेरा मजमुआ कलाम आ रहा है, मेरा गज़ल संग्रह आ रहा है राजकमल से, तो मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा फ्लैप आप लिख दें। तो मुझे नहीं पता था, ऑनेस्टली नहीं पता था कि किसी बड़े राइटर से फ्लैप के लिए बोलना उसका अपमान करना है। तो उन्होंने बस फिर 3 सेकंड की चुप्पी ली और कहा कि तो अब मैं आपके लिए फ्लैप लिखूंगा, और कह के फ़ोन रख दिया। तो मैं बड़ा नर्वस हो गया। मैंने सोचा कि ये तो गलती हो गई बहुत बड़ी। फिर मैंने अपने एक सीनियर को फ़ोन लगाया और उनसे कहा कि ऐसा ऐसा वाक़या हो गया है। तो कह ले बरखुरदार तुमने गड़बड़ तो कर दी है, अब ऐसा करो कि तुम जाओ और जाके उनके पास अपना मसौदा रख आओ, पांडुलिपि दे आओ तुम। तो मैं गया उनके घर, तो इत्तेफाक है और मेरी खुशकिस्मती भी कि वो थे नहीं, तो डांट और नहीं पड़ी। तो मैं चुपचाप रख के आ गया और करीब, और उसमें अपना नंबर वगैरह सब लिख कर आ गया। तो करीब 1-1.25 महीने बाद मेरे फ़ोन पर कमलेश्वर जी का फ़ोन आया और उन्होंने, अच्छा वो सब भूल चुके थे, वो डांट भूल चुके थे, वो फ़ोन रखना भूल चुके थे, सब कुछ भूल चुके थे। और कहा आलोक मैंने तुम्हारी गज़लें पढ़ी और भाई मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारी ज़बान से, तुम्हारे लबो लहजे से, तुम्हारी गज़लों से, तुम्हारी नज़मों से, और मैं रोक नहीं पाया। बेटा मैंने 3 पेज की भूमिका लिखी है और तुमसे और गुलजार साहब से मुआफ़ी के साथ, अगर बड़ी हो गई हो तो मैंने कहा नहीं सर बहुत अच्छा हुआ, बहुत मेरी खुशकिस्मती है। तो जहाँ मुझे लग रहा था कि ये तो मैंने काम बिगाड़ लिया है, वहाँ इतना खूबसूरत काम बना कि अब वो सबसे बड़ी दौलत है। अब उसे आप मेरी खुशकिस्मती कहिए या हम सब की बदकिस्मती कहिए कि वो इस किताब पर कमलेश्वर जी की आखिरी लेखनी थी जो आमीन की भूमिका के तौर पे थी। उसके चंद महीनों बाद हमने उन्हें खो दिया, कमलेश्वर जी को। तो ये एक वाक़या मुझे हमेशा याद रहता है कि जो डांट से शुरू हुआ था और आशीर्वाद पे ख़त्म हुआ। सो नाइस, सो नाइस। तो 2 ज़ुबानों की बात हुई, अब 2 धाराओं की बात करते हैं। आप कवि, गीतकार, गज़लकार भी हैं और पत्रकार भी हैं। हाल में आपने भारत के 14वें राष्ट्रपति पर फिल्म भी बनाई है। तो आलोक जी इसमें तालमेल कैसा बैठा पाते हैं आप? बड़ा अच्छा होता है कि जैसे आप कॉलेज में पढ़ा रही हों, प्रोफेसर हों, और आपसे अचानक कहा जाए कि आप कहीं पर बोलिए, तो मुझे लगता है कि आपको आधा घंटे के लिए बोलने को कहा जाएगा, आप 1 घंटे बोल लेंगी। क्यों? क्योंकि 50 मिनट की क्लास तो आप वैसे ही लेती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेखक होना और सहाफ़ी होना, पत्रकार होना, ये दोनों में जो एक डीएनए काम करता है वो होता है आपकी बेदारी, आपकी कॉन्शियसनेस, या यूं कहूं कि सजगता आपके लिए, ठीक है। तो और आपके सरोकार जो आप अपने मुआशरे से, मुआशरा बोले तो समाज, ठीक है, मैं ट्रांसलेट करता रहूँगा आपके लिए। तो आपके मुआशरे से जो आपकी बेदारी होती है या आपके जो सामाजिक सरोकार, बहुत महफूज लफ्ज़ है फॉर अस, तो पत्रकारिता जो है और लेखन और लेखक, इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपके सामाजिक सरोकार, आपकी ज़िम्मेदारी, आपकी नज़र। तो कभी भी कोई भी लेखक बहुत अच्छा पत्रकार हो सकता है और बहुत अच्छा पत्रकार बहुत अच्छा लेखक हो सकता है। लेखक पत्रकार भी हो सकता है, पत्रकार लेखक भी हो सकता है। ये ठीक वैसा ही है कि जैसे मैंने पहले कहा कि आप प्रोफेसर हैं, पढ़ाती हैं, और आपको आधा घंटे बोलने को कहा जाए तो आप 1 घंटे बोल लेंगी। तो ये दोनों जो हैं रेल की 2 पटरियां हैं, ये आपस में मिले भले ही नहीं, लेकिन ये साथ साथ चलती हैं। और कभी भी मुझे सहाफ़त से शायरी में और शायरी से सहाफ़त में, किसी बड़े अच्छे एक शायर का शेर है, मुझे अचानक याद आ रहा है कि हमारी नौकरी भी शायरी के साथ चलती है,
हमारी नौकरी भी शायरी के साथ चलती है, कभी खटपट नहीं करती। ये कितनी अच्छी सौतन है। तो ये जो है दोनों परस्पर आपस में बंधे हुए हैं और मुझे कभी ये नहीं लगता, जब एक स्विच होता है, एक छोटा सा स्विच होता है जो कभी आपको लेखक की तरफ या शायरी की तरफ या पोइट्री की तरफ मोड़ देता है, या कर लीजिए आप उसको, और या फिर एक स्विच है वो आप सहाफ़त की तरफ कर लीजिए, पत्रकारिता की तरफ कर लीजिए। दोनों में नज़र ज़रूरी है, पर अब आजकल पत्रकारिता बहुत कठिन हो गई है, ठीक है। पत्रकारिता रह नहीं गई है, चूँकि मैं पीछे करीब 25 बरस से उस पेशे में हूँ, तो अब कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि जो बहुत बायस्ड हैं, तो उन पर फिर कभी अगली बार में, क्योंकि इस बार उस पर बात करूँगा तो आप अगली बार नहीं बोला पाएंगे मुझे। आलोक जी, कुछ बड़े साहित्यकारों ने आपको क्लासिक और आधुनिकता का मिला जुला लेखक कहा है। अमीर खुसरो और कबीर की ज़मीन पर आपकी बहुत प्यारी रचनाएं भी हैं जो फिल्मों में भी आई हैं। इसके बारे में कुछ चर्चा करें। करिए, आप बोलिए। अच्छा, आज आपने मन बना लिया कि मैं ही बोलूँगा। मैंने आपको पहले बताया, मैंने सुना था आप बोलती हैं अच्छा बहुत। मैं तो बहुत बोलती हूँ, पर आज सब आपको सुनने आए हैं। चलिए, देखिए, जब बड़े कुछ आपके लिए कहते हैं तो आपको सर झुका के तस्लीम कर लेना चाहिए। तस्लीम मतलब आदर से स्वीकार कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अब आपका जो वास्ता है वो उर्दू वालों से भी पड़ गया है। खैर, तो ये अच्छी बात है, वो ऐसा कहते हैं, और ये मेरे लिए भी फ़क्र की बात है कि अगर वो ये मानते हैं कि क्लासिक और नए वाला। दरअसल शुरुआत शायरी के प्रारंभिक दिनों से ही हुई थी। हुआ ये था कि जब मैंने बचपन में ये सब चीज़ें सुनता था तो मेरे साहित्यिक मित्र थे विदिशा में, और हमारी सबकी बैठक, रानू बैठी हुई हैं, हम लोगों की सबकी जो बैठकें होती थी वो बड़ी अदबी महफ़िलें होती थी। वो ऐसी नहीं होती थी कि लतीफ़े सुना रहे हैं या कुछ और गॉसिप कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, या किसी की बुराई कर रहे हैं। तो बुराई उराई कुछ नहीं करते थे, हम एक दूसरे को कहानियाँ, किस्से सुनाया करते थे। तो उसी दौरान मैंने अपने क्लासिक्स को बहुत पढ़ा, खुसरो को बहुत पढ़ा, कबीर को बहुत पढ़ा। गालिब मीर तो हमारे एक तरह से कहना चाहिए कि अगर आप पोइट्री कर रहे हैं और आपने अगर प्रोफेसर की क्लास बंक कर दी तो फिर आप वो सब्जेक्ट में कच्चे रह जाएंगे। तो गालिब और मीर तो हमारे लिए इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इस तरह से, जैसे ये जो गज़ल मैंने अभी आपको मतलब सुनाया, ये भी गालिब की ही ज़मीन है। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है। तो ये ही मीटर मुझे जगजीत जी ने लिखने के लिए दिया था। तो शुरू में इनको पढ़ा और फिर मुझे लगा कि एक खैराज़ अक़ीदत हमारे यहाँ एक टर्म होती है गज़ल में, उर्दू शायरी में। खैराज़ अक़ीदत यानी श्रद्धापूर्वक अपने बुज़ुर्गों को, अपने बड़ों को कुछ समर्पित करना। अक़ीदत मतलब आस्था और खैराज़ अक़ीदत हो, ठीक है। तो मैंने कुछ गज़लें ऐसी कहीं जो बुज़ुर्गों की ज़मीनें हैं और उस पर मैंने कुछ शेर कहने की कोशिश की है। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ एक शेर सुना दूं। बड़ी देर से नीरस सा हो रहा है वातावरण, आप भी सोच रहे होंगे कितनी बौद्धिक चर्चा हो रही है। तो ये गज़ल हालांकि उस्ताद जी ने फिल्म में गाई है, राशिद खान साहब ने और रेखा भारद्वाज जी ने, पर मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं भी ठीक ठाक पढ़ लेता हूँ तो मैं भी सुना देता हूँ आपको। सखी पिया को जो मैं न देखूँ तो कैसे काटूँ अंधेरी रतियाँ। ये अमीर खुसरो हैं, इनका रेख्ता। अमीर खुसरो हमारे 13वीं शताब्दी के बड़े सूफ़ी कवि हुए जिन्होंने फरमाया था कि ज़िहाल मिस्कीन कुंतगा फुलदुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा न दार में जा न लेहूँ काहे लगाए छतियाँ। तो इसको हम लोग खड़ी बोली की पहली गज़ल तस्लीम करते हैं, मानते हैं। इसमें एक मिसरा आता है, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। अब आप गज़ल को वैसे सुनिएगा जैसे गज़ल सुनी जाती है, ऐसे मत सुनिएगा जैसे चर्चा सुन रहे थे आप अभी। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियाँ। कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियाँ। दिलों की बातें दिलों के अंदर ज़रा सी ज़िद से दबी हुई। दिलों की बातें दिलों के अंदर ज़रा सी ज़िद से दबी हुई हैं। वो सुनना चाहें ज़ुबां से सब कुछ, मैं करना चाहूँ नज़र से बतियाँ।
वो सुन, अब लग रहा है कि भाई शायर को लोग सुन रहे हैं। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं, वो सुनना चाहें जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजर से बतियां। ये इश्क क्या है, 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 ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियां। ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। मीरा का दर्शन और ये दो शेर, उन्हीं की आंखें, उन्हीं का जादू, उन्हीं की हस्ती, उन्हीं की खुशबू। उन्हीं की आंखें, उन्हीं का जादू, उन्हीं की हस्ती, उन्हीं की खुशबू। किसी भी धुन में रमाऊं जियरा, किसी दरस में पिरोलूं अखियां। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। और गज़ल का आखिरी शेर है जो पूरी तरह से मीरा की नज़र है कि मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। न काग बोले, न मोर नाचे, न कूकी कोयल, न चटकी कलियां। सखी पिया को जो मैं न देख, ये गज़ल का सबसे अच्छा शेर था जिस पे सबसे कम दाद आई। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। न काग बोले, न मोर नाचे, न कूकी कोयल, न चटकी कलियां। और एक गज़ल के कुछ शेर और सुनाता हूँ। ज़मीन कबीर की है। कबीर ने फरमाया था कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या। ये शेर बहुत लोगों को पसंद आया, भाई क्या बात है। गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या। धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना। धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना। यही सच्चाई है प्यारे, हमारी क्या तुम्हारी क्या। यही सच्चाई है प्यारे, हमारी क्या तुम्हारी क्या। उतर जाए है छाती में, जिगरवा काट डाले है। उतर जाए है छाती में, जिगरवा काट डाले है। मुई तन्हाई ऐसी है, छुरी बरछी कटारी क्या। मुई तन्हाई ऐसी है, छुरी बरछी कटारी क्या। ये गज़ल कहते हुए पिता याद आ गए और उनके लिए ये शेर हुआ, उनकी नज़र है। एक लफ्ज़ है इसमें मोनिका जी, अज़्म, श्रेष्ठता को कहते हैं। तुम्हारे अज़्म की खुशबू लहू के साथ बहती है। तुम्हारे अज़्म की खुशबू लहू के साथ बहती है। अना ये ख़ानदानी है, उतर जाए खुमारी क्या। अना ये ख़ानदानी है, उतर जाए खुमारी क्या। और गज़ल का आखिरी शेर हम सारे लिखने वालों की तरफ से, कबीर और खुसरो जैसे बड़े बड़े रोशनी के मीनारों की नज़र है कि उतर जाए है छाती में, जिगरवा काट डाले है। मुई तन्हाई ऐसी है, छुरी बरछी कटारी क्या। हमन कबीरा की जूती हैं, उन्हीं के कर्जदारी हैं। सही है, सही। हम लोग क्या हैं, हमन कबीरा की जूती हैं, उन्हीं के कर्जदारी हैं। चुकाए से जो चुक जाए वो कर्जा क्या उधारी क्या। चुकाए से जो चुक जाए वो कर्जा क्या उधारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या। ब्यूटीफुल। आप निजी ज़िंदगी में इतने रोमांटिक हैं, अपनी निजी ज़िंदगी में भी आप इतना इस तरह लहजे में बात करते होंगे, इतने रोमांटिक। अगर मैं रोमांटिक होऊंगा तो आपको क्यों बताऊंगा। मुझे अपना काम खराब करवाना है। पर लग रहा है, जिस तरह मैं आपसे सुन रही हूँ, इतने पैशनेटली आप बोल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कि आप होंगे। खैर, अगले प्रश्न पे जाएं अभी हम। आपकी कविताएं महानायक अमिताभ बच्चन जी के कंठ से तो झरती ही रहीं, हाल में आशुतोष राणा जी के साथ आपका शिव तांडव स्तोत्र वायरल हुआ, इसकी क्या कहानी है? आपके पास वक्त है? जी।
कहानी बड़ी मुख्तसर है, बहुत छोटी, मुख्तसर मतलब छोटी। तो कहानी बहुत छोटी सी है। हुआ ये था कि कोविड का दौर था और मैंने एक गज़ल कही हिंदी में, पहली बार विशुद्ध, जिसमें शब्द, मैं हिंदी गज़ल उर्दू गज़ल के चक्करों में पढ़ने वाला छात्र नहीं रहा कभी भी, लेकिन मेटाफर सारे और लफ्ज़ियात सारे शब्द हिंदी के थे। मैंने उसे फेसबुक पर डाला और ऐसा होता है, ख़ास तौर से लिरिसिस्ट के साथ भी होता है, म्यूजिशंस के साथ भी होता है। अगर आपके गाने गाए गए हैं या गाए जा रहे हैं तो ये जनरली एक सेंस डेवलप हो जाता है। तो मैंने जब वो गज़ल मुकम्मल हुई, पूर्ण हुई, तो मैंने आशुतोष राणा जी को फ़ोन लगाया और मैं उन्हें आदर से भैया कहता हूँ कि भैया ये गज़ल ऐसी है कि इस गज़ल में पता नहीं क्यों आपका चेहरा दिख रहा है। तो उन्होंने बड़े हास्य विनोद में कहा, अरे भाई साहब, बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आपको आपकी गज़ल में मेरा चेहरा दिखा, अलबत्ता तो आपको सिर्फ महानायक का ही चेहरा दिखता है। तो खैर वो बड़े हैं, बड़े भाई की और गुरु की तरह हैं। तो मैं कहा नहीं भैया, मुझे सच में आपका चेहरा दिख रहा है और मैं चाहता हूँ इसे आप पढ़ें। तो जो गज़ल उन्होंने पढ़ी, वो उसके कुछ शेर अगर इजाज़त हो तो मैं आपको सुना दूँ। वो यूँ है कि इजाज़त मिली नहीं आपसे? जी जी। सब इतने मुग्ध होके बैठे हैं। तो वो गज़ल थी कि जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है। वो हमारा आज का जो पॉलिटिकल पूरा सिनेरियो है, वो पॉलिटिकल सिनेरियो और ये गज़ल, हमारे सीनियर कहते हैं कि गज़ल जो है वो इशारे का आर्ट है। तो इसमें बहुत हॉन्टिंग कुछ नहीं होता है, अगर आप समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे तो फिर मामला गड़बड़ है। तो जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है, नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है, भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है। भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है साम दाम दंड भेद का नया चलन। ठीक है, नागपुर में बिठा के आपको दिल्ली ले जा रहा हूं। है साम दाम दंड भेद का नया चलन, कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है, कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है। और शेर है कि विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर, विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर, विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है। विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है, हृदय में भेदभाव हो घृणा समाज में। हृदय में भेदभाव हो घृणा समाज में, यही तो वर्तमान राजनीति शास्त्र है। यही तो वर्तमान राजनीति शास्त्र है। ये देखिए प्ले कार्ड दिखाने लगे, मैं इसलिए कह रहा था कि उतना ही सुनिए। यही तो वर्तमान राजनीति शास्त्र है। और है शेर है कि घिरा हुआ है पार्थ पुत्र चक्रव्यूह में। घिरा हुआ है पार्थ पुत्र चक्रव्यूह में, विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है। विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है। और आपने शिव तांडव की बात की, क्योंकि मेरे पास 5 मिनट बचे हुए हैं तो मैं जल्दी से आपको ये सुना देता हूँ। तो जब ये इसकी रचना हो गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि आलोक, मैं चाहता हूँ कि शिव तांडव स्तोत्र जो संस्कृत में है उसे तुम हिंदी में अनुवाद करो। तो मैंने कहा भैया ये एक बड़ा कठिन काम है, ये कैसे संभव है? तो बोले कि तुम भूल रहे हो, तुमने खुद एक रचना कही है जो शिव तांडव स्तोत्र के मीटर पर है। जो दिख रहा है सामने, जटाटवी कलज्वल प्रवाह पाविपस्थले, गले विलंब लांबिकाम भुजंग तुंग मालिकाम। तो मैं उसके कुछ अगर आप कहें तो वो फिर रचना ऐसे हुई, क्योंकि मेरे सामने समय की बड़ी बाध्यता है। तो कोई बात नहीं, अपन बाद में सेट कर लेंगे समय ना। अगली बार आऊँगा तो 40 मिनट बोलूँगा, ठीक है? हम प्रश्न कम पूछ लेंगे, पर आप बोलिए। तो मैं आपको शिव तांडव के कुछ अगर आप आज्ञा दें तो उसके कुछ बंद आपको सुनाता हूँ। वो यूँ है कि जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का,
जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल पवन गगन धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं। वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं। वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं। कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। अंतिम पंक्ति जो मुझे बहुत प्रिय है और वो शिव तांडव स्तोत्र के श्लोकों में नहीं है, ये कुछ मार्गदर्शन आशुतोष राणा जी का है और कुछ मेरी अपनी मेरा अपना समर्पण है कि शिव क्या है। तो वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं। विलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल हैं। विलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया। आलोक ने स्थापित कर दिया तो आलोकेश्वर हो गए। राम ने समंदर के किनारे बिठा दिया तो रामेश्वर हो गए। पीपल के नीचे बिठा दीजिए तो पीपलेश्वर हो जाएंगे। हाँ, विशेष हैं, अशेष हैं, विशेष हैं, प्रशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं। विलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया। वहीं के हो गए हैं वे जहाँ सुना शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिव। ब्यूटीफुल, अति सुंदर आलोक जी, बहुत ही अच्छा, धन्यवाद। पर इससे पहले प्रियंका जी एक और बारी अपना कार्ड ऊपर करें। जस्ट अ वेरी क्विक क्वेश्चन, आपसे एक आखिरी सवाल है। आप कवि हैं? नहीं, वो मेरे लिए, क्योंकि उनको वो मेरे लिए कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है मैं इतना बोलती हूँ कि मुझे चुप करने के लिए लाई हैं वो स्पेसिफिकली। इट्स नॉट फॉर यू। नहीं, पर प्रियंका जी, खैर चल बताइए, आप कवि हैं, गीतकार हैं और टीवी पत्रकार भी हैं। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन है आप में से? मैं जब जिस किरदार में होता हूँ बाकी के दो किरदारों के लिए डोमिनेंट होता हूँ। अगर मैं फिल्म लिख रहा हूँ अगर मैं फिल्म लिख रहा हूँ तो मैं उस वक्त अपनी पोइट्री को अपनी फिल्म में ऐड नहीं करता, उसमें ठूंसता नहीं हूँ। और जिस समय मैं पोइट्री कर रहा होता हूँ उस वक्त मेरी नज़र एक सहाफ़ी की ज़रूर होती है, लेकिन लैंग्वेज वो होती है जो मेरे पाठकों को, मेरे श्रोताओं को, मेरे दर्शकों को, मेरे पढ़ने वालों को, मेरे सुनने वालों को, सबको समझ आए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ना मैं हिंदी का कवि हूँ ना उर्दू का शायर हूँ, मैं हिंदुस्तानी लेखक हूँ, हिंदुस्तान की ज़बान में लिखता हूँ। वेरी नाइस, आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस ग्रैंड फिनाले। मेरे पास अभी भी प्रश्न और हैं, पर देन समय की नज़ाकत करके आई थिंक परवीन, दैट्स राइट, उनको भी पूछना है। ऑडियंस, ये अभी आपके पास अगर जो भी क्वेश्चंस है या आप वार्तालाप करना चाहेंगे तो प्लीज़ रेज योर हैंड, तो मैम आपको माइक देती हूँ। हाँ जी, नमस्कार सर। धन्यवाद सर। मनोज कुमार मेरा नाम है सर। सर, अगर आलोक कुमार पत्रकार, साहित्यकार, कवि ना होते तो क्या होते? शायर होते। ये तो तय हो चुका था सर। ये भैया खड़े हैं बड़े हमारे, ये जानते हैं पूरे बैकग्राउंड को। ये तो तय हो चुका था, मतलब लिखी रखी थी पटकथा, मनुष्य पात्र था बस, और कुछ नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि मैं डेस्टिनी में बहुत बिलीव रखता हूँ
नियति में मेरा बहुत भरोसा है कि हर सब चीज़ें जो हम रच रहे हैं, आप इसको बहुत ऑर्थोडॉक्स किस्म का थॉट भी कह सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप भी यहाँ जो बैठे हैं वो पार्ट ऑफ डेस्टिनी है। मैं आपसे मिलने आया हूँ, ये मेरी डेस्टिनी है। रानू यहाँ तक आ गई हैं चल के, वो उनकी डेस्टिनी है। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा नीरज जी ने इस पर बड़े अच्छी कविताएं भी कही हैं कि एक रंगमंच है जिसमें हम सब हैं। हमें मुझे क्या पता था, देखिए कि मैं करीब 30 बरस से लिख रहा हूँ, गज़लें कहता हूँ, और मेरी खुशकिस्मती है कि सब बड़ी पत्रिकाओं में छपा हूँ और अच्छे बड़े लोगों ने गाया है। मुझे पता था क्या कि कभी मैं शिव तांडव स्तोत्र को हिंदी में अनुवादित करूँगा और ऐसे अनुवादित करूँगा या ऐसे उसका भावानुवाद करूँगा कि जो मिलियंस और बिलियंस और उसमें वायरल हो जाएगा। मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरी ज़िंदगी का पूरा जो नज़रिया था और मेरा पूरा जो लेखन था वो पूरा टर्न हो गया। तो मुझे लगता है कि ये मैं रियाज़ कर रहा था, ये यहाँ तक आने का एक रियाज़ था कि मुझे ये सा लगाना था। तो मैं सुबह 4 बजे उठ के सा लगाता था, लगता नहीं था, अब जाके लगा। तो मुझे लगता है कि ये वही है। और आप अपने हिसाब से आप चीज़ों को की रफ्तार तय कर सकते हैं। अपने मंजिल मखसूस जो है, आपकी मंजिल है, उसको तय नहीं कर सकते। वो तो लिखी रखी है पटकथा। बिल्कुल सर, नियति में आपने जो बात कही सर, अभी हमने मीर की, कबीर की, शिव जी की बात की और बीच में कमलेश्वर जी का नाम आया, तो आप मान के चले सूक्ष्म रूप से कमलेश्वर जी भी हमारे बीच में हैं। मैं अभी लगभग 2 साल सर उनके सानिध्य में रहा। मेरा डॉक्टरेट कमलेश्वर जी की पत्रकारिता के ऊपर रहा और एक पुस्तक मैं आपके लिए एक रिटर्न गिफ्ट के लिए लेके आया था। और आज नियति में मेरा आना कोई तय नहीं था। सिंह साहब मेरे मित्र हैं, उन्होंने कल ही आमंत्रित किया कि आप चलेंगे, और ये बात होंगी ये भी निर्धारित नहीं थी। और उस पुस्तक के ऊपर कमलेश्वर जी का ऑटोग्राफ भी है, आपको मैं भी भेंट करूंगा। तो ये एक नियति है, और मान के चले हम कि भी सूक्ष्म रूप से कमलेश्वर जी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित रहेंगे, क्योंकि मेरा भी उनके साथ सानिध्य है। लगभग 2 साल रहा सर, खान पान, उनके घर पे रहना, सब मैंने बड़ा उनका आशीर्वाद लिया है। आलोक जी को भी आप जानते हैं, भोपाल में मानू है उनकी बेटी, दुष्यंत जी का नाम आया, उनके दामाद हैं। घरेलू रिश्ता काफ़ी लोग शायद ना जानते होंगे। कमलेश्वर जी की बेटी दुष्यंत जी के बेटे कोई भी आई हुई हैं। तो सर बड़ा अच्छा संपर्क सानिध्य उनका रहा है। तो वो हमारे बीच में सूक्ष्म रूप से जो नियति की आपने बात की सर, बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं एसपी सिंह हूँ और आपके नाम के अनुरूप ये महफिल आपसे आलोकित है। बहुत बहुत शुक्रिया संतरा नगरी की ओर से। आपने जो प्रशेष विशेष कई शेष उसमें लगाए, उस पर थोड़ा सा और रोशनी डालें ताकि इतने विशेषण, मतलब मुझे उस पर थोड़ा सा जानना है आपसे। शिव जो हैं वो शेष भी हैं। अब जैसे आप आलोक का अर्थ जानते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अशेष का मतलब भी आप जानते हैं, जो अशेष रह जाए। प्रशेष जो शेष से भी ऊपर हो, और विशेष। तो अगर आप शिव को देखें तो मेरे ख्याल से शिव हमारी जो भारतीय सनातन सभ्यता है उसके एकमात्र पारिवारिक देवता हैं। और परिवार भी कैसा वाला कि सांप भी बैठा हुआ है, चूहा भी बैठा हुआ है, गरुड़ भी बैठे हुए हैं, कार्तिक भी बैठे हुए हैं, गणेश भी बैठे हुए हैं, पार्वती भी बैठी हुई हैं, शिव बैठे हुए। तो अगर आप अपने बैकग्राउंड में चले जाएं और ये स्मृति निकाल कर लाएं कि हमारे देवताओं में परिवार में के साथ कौन सामने आया, तो सिर्फ शिव आए। शिव के अलावा कोई नहीं आया। मतलब आप अगर देखें तो रामचंद्र जी के साथ सीता जी दिखती हैं, ठीक है, बच्चे वहाँ भी गायब हैं। लेकिन कैलेंडर अगर आपको कहीं मिलेगा और परिकल्पना कहीं मिलेगी शिव परिवार की, तो शिव परिवार इकलौता परिवार है। और दूसरी बात जो आपने शेष की कही, शिव जो हैं, जैसे ये अंतिम जो बात कही गई है शिव तांडव के अतिरिक्त, वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले। मैंने कहा ना कि आलोक ने रख लिया तो आलोकेश्वर हो गए, रामेश्वर हो गए, पिपलेश्वर हो गए। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष हैं, वो उनका कुछ नहीं है। आप अगर हम दरअसल होता क्या है कि हम ईश्वर से चाहते हैं, हम ईश्वर को नहीं चाहते। गड़बड़ ये हो जाती है।
तो अगर हम ईश्वर से चाहने की बजाय ईश्वर को चाहने लगेंगे ना, तो सारे जो शेष अशेष प्रशेष विशेष के जितने भी कलेश हैं सब मिट जाएंगे। आलोक जी, लोकेंद्र सिंह, एज ए राइटर एंड एज ए पोएट, क्योंकि मैं छोटा मोटा लिखता हूँ, आप जैसा तो कि नहीं लिखता हूँ, पर लिखा है काफ़ी किताब भी। और सर मैं भी ऐसे ही छोटा मोटा लिखता हूँ, ऐसा कोई बड़ा विशेष नहीं लिखता हूँ। लेकिन बीच बीच में मैं न्यूरोसर्जन हूँ पेशे से, तो व्यस्त तो बहुत रहता हूँ, पर इसके बावजूद भी जो एक सतत धारा बहती है कई बार लिखने की, लेखन की, फिर अचानक कुछ समय के बाद उसमें वैक्यूम आ जाता है। देन देयर इज ए वेकेंट पीरियड, यू नो, एंड यू हैव टू रियली ब्रेक थ्रू दैट। ये आपके साथ भी होता है क्या? बहुत होता है तो कैसे तोड़ते हो? बहुत होता है। इसको राइटर क्लॉट कहते हैं अंग्रेजी वाले लोग, हैं राइटर्स। हाँ, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ इसलिए मुझे पता नहीं था। तो ये बेसिकली देखिए क्या है कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्हें मैं हमेशा हर इंटरव्यू में कोट करता हूँ। और मैंने पहला जो गीत लिखा था, मतलब पहला गीत जो टीवी सीरियल पहला आया था 1995-96 की बात है, वो पहला HD था, हंसल मेहता जी ने डायरेक्ट किया था और लक्ष्य उसका नाम था। उसका जो टाइटल सॉन्ग था, उस समय शान भी स्ट्रगल कर रहे थे, अब तो शान के साथ बहुत सारा काम आया सामने। तो उसके जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो मिलिंद जोशी नाम था उनका। yes. वो फिल्म फेयर अवॉर्डी भी हैं, मराठी फिल्मों के बहुत जाने माने राइटर भी हैं और म्यूजिशियंस भी हैं। तो उन्होंने मुझे उस वक्त, मेरी माँ का देहांत हुआ था 1997 में 31 मार्च। उसके बाद 3-4 बरस मैं कुछ नहीं लिख पाया था, क्योंकि वो मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशनल बूस्टर होती थी, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी, और उन्हीं ने मुझे मोटिवेट किया था फॉर राइटिंग। घर के वातावरण से इतर कि हाँ ठीक है, राइटिंग का करियर तुम चुन लो। तो उनके जाने के बाद मैं 3-4 बरस लिख नहीं पाया, और अभी भी बीच में कई बार ऐसा होता, अभी हाल के दिनों में काफ़ी सेहत ऐसी हो गई कि नहीं लिख पाया। ये शिव तांडव स्तोत्र के पहले भी मैं नहीं लिख पाया था, करीब 20-25 दिन मैं दीवारों से सर मारता घूम रहा था कि क्या हो गया मुझको। तो उसका एक तरीक़ा है जो मैं अपनाता हूँ, हो सकता है आपके काम आए। अपना जो पूर्व लेखन है उसे लिखिए और मुग्ध होइए। मुग्धता जो है वो बहुत बड़ा टूल है राइटर के लिए, अपने लिखे पर मुग्ध होना। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि ये क्या स्टेटमेंट है, अपने लिखे से कभी मुग्ध नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, हाँ, आत्ममुग्ध नहीं होना चाहिए। आत्ममुग्ध में और मुग्ध में अपने आप से, अपने राइटर से सेटिस्फाई होना और फिर उसको खारिज करना। तो वो मैं आपको प्रोसेस अपना बताता हूँ कि जब ऐसा होता है तो मैं अपनी पुरानी रचनाओं को उठाता हूँ और पढ़ने लगता हूँ, और आज के परिदृश्य में, आज की मानसिकता में उन्हें ठीक करता हूँ। इसका एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं आपका आंसर ख़त्म करूँ। मैं अपनी एक गज़ल, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था 1995 में, तो मैंने एक गज़ल कही थी, धड़कते सांस लेते रुकते चलते मैंने देखा है, कोई तो है जिसे अपने में पलते मैंने देखा है। क्या बात। तुम्हारे खून से मेरी रगों में ख्वाब रोशन हैं, तुम्हारी आदतों में खुद को ढलते मैंने देखा है। तो इसमें एक शेर है कि न जाने कौन सा एक ख्वाब है, न जाने कौन सा एक ख्वाब है आवाज़ देता है, खुद अपने आप को नींदों में चलते मैंने देखा है। अब अगर आप किसी शायर को आपने कह दिया वाह, अभी मैं किसी उस्ताद शायर के सामने पढ़ूंगा तो मेरा कान मरोड़ देंगे वो। क्यों? क्योंकि इसमें एक जो है वो गैर ज़रूरी है। तो जब मैंने इसे बाद में पढ़ा और अपने गुरुजी को दिखाया तो ये शेर साफ हुआ, न जाने कौन सा वो, न जाने कौन है जो ख्वाब में आवाज़ देता है। अब इसमें एक का जो सख्ता था वो निकल गया, न जाने कौन है जो ख्वाब में आवाज़ देता है, खुद अपने आप को नींदों में चलते मैंने देखा है। तो ये जो अपने आप को परिष्कृत करने की और अपने आप को ठीक करने का जो प्रोसेस है, ये वो जो क्या बोला था आपने, हाँ, उससे निकलने का तरीका है, जिसे हम बंदिश कहते हैं अपने जहन में। बहुत बढ़िया। एक छोटा सा प्रश्न है, जैसे आपने बॉलीवुड में आपने अपने लिए स्थान बना लिया, काफ़ी लोगों ने आपको बोला है, लोग आपको आपके बारे में बात भी करते हैं। हर एक का शायद रास्ता इतना आसान नहीं होता, आपका बहुत आसान रहा या काफ़ी तकलीफ़ों से भरा हुआ था? जूते तो नहीं घिसे थे? नहीं, हाँ, अब पहनने लगा हूँ, अब नहीं घिसे। लेकिन नहीं, हमने भी वड़ा पाव खा के रात गुजारी है सर, ऐसा नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि नाकाम
जो शख्स होता है उसकी कहानी कोई नहीं सुनता। कामयाब शख्स की नाकामियों की कहानी सब सुनना चाहते हैं। नाकामियों के रास्ते से होकर ही आपको कामयाबियां मिलती हैं। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत स्ट्रगल था, लेकिन हाँ ये था कि मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर था कि मुझे कुछ ऐसा नहीं लिखना है कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूँगा वो मेरी शालू, ये नहीं करना है। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था। विद बेस्ट रिगार्ड्स टू समीर जी, मेरे बड़े भाई हैं वो, उनका गीत है। लेकिन ये चूंकि सिचुएशन की डिमांड है, वहाँ गोविंदा ने पीला जीन्स पहन रखा है, लाल टी शर्ट पहन रखी है, तो वो यही गाएगा और कुछ गा नहीं सकता वो। तो सवाल अब वो ये थोड़ी गाएगा आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, वो तो वही गाएगा ना जब तक रहेगा समोसे में आलू, वो उसका जो स्टेटस है वो है। तो मेरा ये विज़न एकदम क्लियर था कि कम करना है पर अच्छा करना है। और ये मुझे बचपन से मेरी तहज़ीब में मिला, मेरे परिवार से, मेरे शहर से, मेरे घर के बड़े अदीबों से। तो मुझे मैं संतोष रूप से अपने दिल्ली में रहता हूँ। जब जैसा काम होता है, मैं अभी थोड़ा सा फ़ायदा उठा लिया इन लोगों का। एक टिकट दिल्ली से यहाँ की ले ली, दूसरी टिकट यहाँ से बम्बई की ले ली, एक टिकट बच गई यार मेरी। तो इस तरह से अपना काम करता रहता हूँ जब ज़रूरत होती है। अभी 4-5 रोज़ मैं रहूँगा। कुछ OTT का काम है, कुछ एक पोइट्री का रिकॉर्डिंग का, सॉन्ग की रिकॉर्डिंग का काम है। तो मैं उतना ही काम करता हूँ जितना मुझे अच्छा लगता है। डिमांड पर भी मैं जो लिखता हूँ वो भी मैं पहले पोइट्री लिखता हूँ। और मुझे एक बहुत छोटा सा वो है, एक गीत था, मैं जल्दी से बता दूँ। हम लोग अमेरिका में थे, मैं और जावेद साहब, और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं विनोद कापड़ी, मैं नाम ले रहा हूँ कैमरे पर। तो उनकी एक फ़िल्म आई थी उस वक्त। तो एक फ़िल्म आई थी जिसका मैंने थीम सॉन्ग लिखा था, उसको नेशनल अवार्ड मिला था हैदर के साथ, कांट टेक शिट दिस एनीमोर। वो एक ट्रू स्टोरी थी, उसको नेशनल राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था उस फिल्म को। उसके बाद उन्होंने एक दूसरी फिल्म लिखी, उसमें उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आलोक एक गाना लिखना है और ऐसा ऐसा, और बड़े हार्ट हिटिंग वर्ड उन्हें बताए, मैं यहाँ नहीं बता सकता। मैंने गाना लिख दिया। वो धुनक में था कि फिल्म में जा रहा है गाना और हवाई जहाज़ में 35,000 फीट पे बैठ के गाना लिख रहा हूँ, और बाद में बताएंगे सबको कि मैंने न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन जाते हुए ये गीत लिखा। तो बड़ा बड़ा बम्बई की स्टाइल में इसका प्रमोशन करेंगे। गाना लिख दिया, कैलाश जी ने गाना गा भी दिया, स्क्रैच भी रिकॉर्ड हो गया उसका। जब मैंने वो गाना सुना तो मुझे लगा यार ये तो वही है समोसे में आलू, इसे तो मुझे लिखना नहीं है। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई साहब वो गाना है क्या? तो बोले कि हाँ वो गाना तो है, क्यों, क्या दिक्कत क्या है? तो मैंने कहा देखिए वो गाना आप रख लीजिए अगर वो सीन की डिमांड है, फिल्म की डिमांड है, बट प्लीज़ आप मेरा नाम इरेज कर दीजिए उसमें से। तो बोले नहीं नहीं क्या बात हो गई, क्या हुआ? मैं कहा नहीं नहीं वो मुझे नहीं लग रहा कि मुझे उस तरह का गाना लिखना चाहिए, या मैं उस तरह के गाने लिखने के लिए आ रहा हूँ फिल्मों में, मुझे नहीं लिखना। फॉर्चुनेटली देखिए जब इरोज़ पे फिल्म गई, रिलीज़ हुई, तो वो गाना अपने आप कट गया। तो ये होता है। तो वो एक पोइट्री है, वो गुलजार साहब की एक पोइट्री है। आप अगर उसके सेंसेस में जाएंगे, जिगरमा बड़ी आग है। अच्छा अब आप एक बात बताइए, आप उठा लीजिए अभी गालिब को, मीर को, दुष्यंत को लीजिए। दुष्यंत क्या कहते हैं? हो कहीं भी आग मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग। तो अब आप दुष्यंत से कहेंगे कि सीने में आग क्या है? ये फिल्म एक अलग जॉनर है। फिल्म में काम करते हुए आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ आपको सिचुएशन देखनी होती है। आपको वहाँ बिपाशा बसु भी दिख रही है, उसको भी देखना है। अब आप उसको कहेंगे कि फिर वही वाली बात है कि पंखुड़ी गुलाब की सी है, वो तो वही कहेंगे ना आपके, मतलब जो लिखा गया उनकी फिल्मों के लिए। तो ये फिल्म का एक सिचुएशन, एक सिनेरियो अलग होता है। उसमें कुछ लोग बच के निकल जाते हैं, कुछ लोग अच्छा करके निकल जाते हैं। हमारे पास अच्छे उदाहरण भी हैं, तो हैं। साहिर जैसा उदाहरण है, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को तो अपना ना सके उस लोक में भी दुख पाओगे, ये पाप है क्या ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। ये साहिर है। तो अच्छा देखिए मेरे गुज़बम आ गए, कोई अच्छा भी तो काम किया गया है। तो हम लोग क्या होता है, हम लोग बुरी चीज़ की तरफ पहले भागते हैं, पता नहीं क्यों भागते हैं। अगर हम बुरी चीज़ को, जो टीवी पे आजकल न्यूज़ चैनल्स में हो रहा है, सब कहते हैं इतना ख़राब न्यूज़ चैनल हो गया, इतने बायस्ड जर्नलिस्ट हो गए। अरे भैया तो क्यों देख रहे हो? मत देखो ना, अखबार पढ़ो ना, अखबार पढ़ लो, अपने काम की खबरें पढ़ लो, दैट्स इट। चलिए आलोक साहब आदाब।
जी आदाब। संतरे के शहर में आपका स्वागत है। लेकिन संतरा अभी तक नहीं मिला है। ओ, सीजन ये नहीं है। जिम्मेदारी अब मोनिका जी पूरी करेंगी। मैंने शहर की बात इसलिए की क्योंकि आप मेरे बहुत ख़ास दोस्त ब्रज श्रीवास्तव के शहर से आ रहे हैं और आपने जो आशुतोष राणा जी का नाम लिया, आपके भाई, मैं उनके शहर से आती हूँ। गाडरवारा से। जी। मैं ये जानना चाहूँगी आपसे, अभी हमने गज़ल वाले आलोक जी को देखा, सूफियाना देखा, कबीर को देखा, फिल्म वाले देखा, स्तोत्र वाले आलोक जी को हमने देखा, लेकिन आपकी बातचीत में मैंने 2 नाम नोट किए। और जैसे आपने बताया कमलेश्वर जी तो कथाकार हैं, लेकिन आपकी पहले संस्करण की भूमिका उन्होंने लिखी है। और आपने 2 बहुत विशेष नाम लिए, श्री राम शलभ सिंह और बाबा नागार्जुन। तो ये आपकी जो शैली है उसमें क्या समकालीन कविता में कहीं आपका दखल है? और अगर नहीं है तो मुझे थोड़ा सा ताज्जुब होगा, क्योंकि आपने नाम लिया है श्री राम शलभ सिंह, नरेंद्र जैन और बाबा नागार्जुन का। इस बारे में थोड़ा सा आपसे हाँ हाँ बिल्कुल है। ठीक हुआ जो बिक गए सैनिक मुट्ठी भर दीनारों में। उसके लिए आपको फिर मुझे दोबारा बुलाना पड़ेगा। एक कवि के पास बहुत सारे धनक होते हैं, जहाँ सामने 5 मिनट और 10 मिनट का प्ले कार्ड लेकर बैठा हो कोई, वहाँ बेचारा कोई कितना सुनाएगा, ठीक है ना। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है। ये क्या है? ये जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल ना बांका कर सकी शासन की बंदूक। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। विचारशील मुग्ध हैं, अब मैं आपसे कह दूं कि ये उनके लिए है। विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर, विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है। ये क्या है साम दाम दंड। आपके यहाँ सरकार गिर जाती है रातों रात। ये क्या है साम दाम दंड भेद का नया चलन, कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है। मेरे मध्य प्रदेश में बनी बनाई सरकार गिर गई। मैं नहीं कहना चाहता था, ये कैमरा चल रहा है? घिरा हुआ है पार्थपुत्र। एक आदमी केरल से चल के उधर तक जा रहा है। घिरा हुआ है पार्थपुत्र चक्रव्यूह में, असत्य 7 और सत्य एकमात्र है। वो जोड़ने की बात कर रहा है, आप तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? तो कवि तक आने के लिए आपको भी कविता के रास्ते से ही आना पड़ेगा। उसके पास शेड सारे हैं। अब आपने मुझे छेड़ दिया है तो मैं एक आध गज़ल आपको और सुनाऊंगा जवाब में, नहीं तो फिर ये रिकॉर्ड हो रहा है। हालांकि ये पर्याप्त है मेरे ख्याल से, लेकिन हमारी तो परवरिश ही इस वातावरण में हुई है। आपने ब्रज का नाम लिया, ब्रज और आलोक प्रकाश पुतुल, ये 2 नाम तो मैं हमेशा लेता हूँ, क्योंकि मैं गंभीर साहित्य की तरफ अगर मुड़ा हूँ तो इन दोनों के ही मोटिवेशन से मुड़ा हूँ। और इन्हीं ने मुझे बताया था पहली बार कि पत्रिका में कैसे छपते हैं। तो मैं तो गाने बजाने वाला था, इन लोगों ने मुझे बोला कि नहीं, तुम्हारे यहाँ संजीदगी है और उसका इस्तेमाल करो। अभी माँ और बाबूजी पे बात नहीं हुई, अभी रिश्तों पे बात नहीं हुई। तो ये सेशन जो है ये तो हम जैसे लोगों के लिए बहुत छोटा है, लेकिन चलिए हम इनसे प्यार करते हैं। अपरा हमारी बहन की तरह हैं, तो वो जहाँ भी कॉलर पकड़ के बुला लेती है हम चले जाते हैं। अरे मैं बहुत खुश हूँ, बस संतरा नहीं मिला खाने को। ठीक है, कोई पीछे से कुछ सर? हाँ जी। हाँ हाँ, आपकी इतनी बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि आप टीचर क्यों नहीं बने। यू हैव अ ब्यूटीफुल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एंड एक्सप्लेनिंग। सर मैंने अभी बताया ना कि अंग्रेजी का लफ्ज इनसे सीखा था मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि किसी को पढ़ाने लगूँ। कहीं ऐसी कमी महसूस नहीं हुई? अरे बहुत शुक्रिया, छोटी सी बात थी। बहुत शुक्रिया। जी जी। लेकिन क्यों, मतलब ऐसा कभी आपका झुकाव रहा कि कभी उस तरफ? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा, ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं आया। क्योंकि जैसे ही कुछ आया था सबसे पहले माँ को बता दिया था, पिता से बैठ लिए थे और माँ से इजाज़त मिल गई थी, और जो इजाज़त मिली थी वही बने, और अब जो बने हैं उसमें खुश हैं। वो टीचर बनते तो बैठ के सामने से ही सुनना पड़ता ना, अभी तो हम यहाँ बैठे हैं तो हाँ सुन रहे हैं। ये आपके सवाल के जवाब में एक गज़ल है। बैठिए बैठिए। ठीक हुआ जो बिक गए सैनिक मुट्ठी भर दीनारों में। सिंह सर,
ठीक हुआ जो बिक गए सैनिक मुट्ठी भर दीनारों में, वैसे भी तो जंग लगा था पुश्तैनी हथियारों में। वैसे भी तो जंग लगा था पुश्तैनी हथियारों में, सर्द नसों में चलते चलते गर्म लहू जब बर्फ हुआ। मजदूर। सर्द नसों में चलते चलते गर्म लहू जब बर्फ हुआ, चार पड़ोसी जिस्म उठाकर झोंकाए अंगारों में। खेतों को मुट्ठी में भरना अब तक सीख नहीं पाया। खेतों को मुट्ठी में भरना अब तक सीख, आपने बाबा नागार्जुन की बात की थी जी। खेतों को मुट्ठी में भरना अब तक सीख नहीं पाया, यूं तो मेरा जीवन बीता सामंती अय्यारों में, शैतानों में। यूं तो मेरा जीवन बीता सामंती अय्यारों में, कैसे उसके चाल चलन में अंग्रेजी अंदाज ना हो। ये आधुनिक सभ्यता पर है। कैसे उसके चाल चलन में अंग्रेजी अंदाज ना हो, आखिर उसने सांसें ली हैं पश्चिम के दरबारों में। आखिर उसने, आप देखिए इस पे कोई दाद नहीं देगा। आखिर उसने सांसें ली हैं पश्चिम के दरबारों में, और ये शेर के नज़दीकी अक्सर दूरी का कारण भी बन जाती है। नज़दीकी अक्सर दूरी का कारण भी बन जाती है, सोच समझकर घुलना मिलना अपने रिश्तेदारों में। नज़दीकी अक्सर दूरी का कारण भी बन जाती है, सोच समझकर घुलना मिलना अपने रिश्तेदारों में। और चांद अगर पूरा चमके तो उसके दाग खटकते हैं। चांद अगर पूरा चमके तो उसके दाग खटकते हैं। एक ना एक बुराई तय है सारे इज्जतदारों में। ठीक है, अब इतने कम वक्त में सबको खुश करना तो मेरे बस की बात है नहीं। बहुत शुक्रिया। ये मुझे बात करने में भी डर लग रहा है, बिकॉज अब मुझे लग रहा है कि वक्त चुरा के आपसे लेके जा रही हूँ। मन भरा नहीं है लोगों का अभी तक, लेकिन थैंक यू एवरीबॉडी। आप लोग सब आए, आपने इतनी अच्छी महफिल जमाई, बहुत सारी नवी चीज़ें सीखने मिली, बहुत सारे लोगों के बारे में पता चला, आपकी जर्नी के बारे में पता चला। थैंक यू आलोक जी, आपने हमें समय दिया। और आप सभी मेहमानों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे यहाँ आए। आज मैं अपने हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रेडिसन ब्लू से पायल जी को बुलाना चाहूँगी, हमारे ऑथर को फेलिसिटेट करने, पोएट। आई पायल, एक राउंड ऑफ अप्लॉज हो जाए। हमारे मीडिया पार्टनर्स लोकमत का शुक्रिया करना चाहूँगी, श्री सीमेंट, PKF फाउंडेशन, एहसास वुमेन ऑफ नागपुर, मोनिका भगवागर, प्रियंका कोठारी, ज्योति कपूर और मैं परवीन तुली। आज सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। जबान लड़खड़ा रही है आपके साथ। थैंक यू एवरीबडी फॉर बीइंग हियर।